नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की कृषि को। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कृषि फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ पे कौन कौन सी कृषि योजनाएं चल रही हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे किन किन जिलों में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं, उनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, कहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं भारत का मानचित्र को, और भारत के मानचित्र में लगभग मध्य क्षेत्र में, मध्य पूर्व कह सकते हैं इसको, तो मध्य क्षेत्र में आप छत्तीसगढ़ की स्थिति है पीले कलर में देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की स्थिति मानचित्र में, भारत के मानचित्र में। ये देख सकते हैं बड़ा सा मानचित्र मैंने बना रखा है। अब हम इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कृषि है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की कृषि को जानने से पहले हम भारत के मानचित्र कृषि को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर लगभग आज भी 59% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि में से जुड़ी हुई है, वो जनसंख्या कितनी है? लगभग 59% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जैसा कि आपको पता है उतनी ही परसेंट, लगभग मान के चलिए 70% या 69% के आसपास जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या की मुख्य अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक क्रिया, वो है कृषि है। इसलिए यहाँ पे लगभग 59% जनसंख्या अभी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि का योगदान की बात करें भारत में जीडीपी में, तो लगभग 14% है, कुल योगदान का 14%। तो इसलिए कहते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो ये तो बात हो गई है भारत की। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 76% जो जनसंख्या है वो क्या है? कृषि कार्यों में संलग्न है। वो चाहे डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, वो लगभग 76% जनसंख्या। तो कह सकते हैं हम कि बड़ी जनसंख्या या बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा क्षेत्र या जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। आगे हम बात करें यहाँ के सिंचाई व्यवस्था की बात करें, तो जो छत्तीसगढ़ में है वो मुख्य रूप से यहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था है वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। लेकिन हम ऐसे बात करें तो लगभग 28% ही सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। लगभग 28% जो कुल क्षेत्र है उसका 28% जो क्षेत्र है वो ही सिंचित है, जिसमें आपको नहरों और जलाशयों से सिंचाई की जाती है, जो कि लगभग कुल सिंचाई का लगभग 66% है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम भाग ही सिंचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। वो भी लगभग मध्य क्षेत्र में ही, आप देख सकते हैं कि मध्य क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो जहाँ पे नदियों का विस्तार अधिक है। महानदी क्षेत्र 4,697 हेक्टेयर, हजार हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। 4,697 हजार हेक्टेयर भूभाग पर कृषि किया जाता है, जिसमें से बात करें सर्वाधिक जो कृषि का प्रतिशत है वो आपको दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलता है। दुर्ग क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि की जाती है। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया मतलब जितना कृषि फसलें बोई जाती हैं उनकी बात हो रही है कि 4,697 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। और सर्वाधिक जो कृषि है वो दुर्ग जिले में की जाती है, जो कि 77,461 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई कि कितने क्षेत्रों पर कृषि की जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये, और उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक आपको दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें कृषि में मानसून की निर्भरता की, तो वो तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 80% जो है वो निर्भरता 80% के आसपास है, जो मानसून से वर्षा जो निर्भरता सिंचाई की जाती है। लगभग सिंचाई 80% है मानसून पर। मानसून की मौसम में आपको मुख्य रूप से चावल की खेती ही पूरे क्षेत्र में, चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इन क्षेत्रों में मानसून के दौरान में, मतलब जब ये मानसून वर्षा शुरू होती है 15 जून के बाद से, मतलब जून जुलाई से सितंबर तक, उस क्षेत्र में एक फसल जो मुख्य रूप से है वो चावल
ही उगाया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। मुख्य रूप से चावल ही उगाया जाता है, जो कि चावल मतलब धान की खेती की जाती है, और लगभग 67% क्षेत्रों में, पूरे लगभग कुल क्षेत्र का 67% क्षेत्र में आपको उस समय चावल की खेती की जाती है। और उत्पादन की बात करें चावल में, तो लगभग आपको 8 औसत जो उत्पादन चावल का मिलता है यहाँ पे 8 क्विंटल प्रति एकड़, 8 कुंटल प्रति एकड़, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि जो उत्पादन है वो चावल का लगभग, जैसा कि मैंने बताया कि मानसून के दौरान 67% कृषि जो है वो चावल की खेती की जाती है मुख्य रूप से मानसून के दौरान, और उसमें चावल का उत्पादन की बात करें तो लगभग 8 कुंटल प्रति एकड़ जो उसका औसत उत्पादन है। काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है कि यहाँ पे जो एवरेज है वो ऐसे ही 8 कुंटल के आसपास आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे फसलों की बात करें तो आपको खाद्यान्न फसलें, ठीक है, आपको खाद्यान्न फसलों के साथ साथ आपको तिलहन फसलें, दलहन फसलें और बहुत सारी और फसलें आपको देखने को मिलती हैं। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो कुल कुल कृषि का लगभग आपको 70% के आसपास खाद्यान्न फसलें ली जाती हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। कितनी बोई जाती है? लगभग 70%। और खाद्यान्न के बाद क्या है आपकी जो मुख्य रूप से दलहन और तिलहन, ठीक है। तो दलहन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया खाद्यान्न फसल कितना है, लगभग 70% 70 से 75% मान सकते हैं आप। क्या होता है, मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल ही ली जाती है। और दलहन फसल की बात करें तो आप 15% मान सकते हैं, 15% के आसपास है, और तिलहन लगभग 6% के आसपास कुल क्षेत्र का बोया जाता है। फिर इसके बाद व्यापारिक फसल है और अन्य फसल है। व्यापारिक फसल लगभग 2.5% के आसपास, और अन्य फसल में लगभग 1% के आसपास आपको अन्य फसलें देखने को मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कृषि का स्वरूप है वो कैसा है कि खाद्यान्न फसल लगभग 75% आपको खाद्यान्न फसलें उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, दलहनी फसलें लगभग 15%, तिलहन 6%, व्यापारी फसलें लगभग 2.5% क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अन्य में कुछ फसलें आती हैं जिसमें साग सब्जी और भी ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे कृषि का प्रतिरूप देखने को मिलता है। ये तो आपका कृषि हो गया कि कौन सी फसलें आपको देखने को मिलती हैं। फिर हम आगे इसी पे ही सिंचाई की बात कर लेते हैं। ये तो ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। आगे हम बात करते हैं सिंचाई पे ही आ जाते हैं कि यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं कैसे हैं, ठीक है। सिंचाई की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सिंचाई की जो सुविधा है लगभग, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ऊपर कि 28% ही कुल सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 28% ही सिंचित क्षेत्र है, जो कि आपका मैदानी क्षेत्रों में ही ये सिंचाई की सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। और जो 80% जो सिंचाई होती है बाद में, जो मानसून द्वारा वर्षा होती है, उससे सिंचाई पूरे क्षेत्र में होती है, और उसमें सिर्फ धान की खेती अधिकांश क्षेत्रों में होती है। लेकिन हम सिंचाई की बात करें जो पूरे वर्ष होती है वो लगभग 28% ही आपको देखने को मिलेगी। और सिंचाई की बात करें तो अधिकतम जो सिंचित क्षेत्र है अधिकतम 28% है, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन अधिकतम सिंचित क्षेत्र जो है उसकी हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है कि अधिकतम जो सिंचित क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों में देखने को मिला। पहला तो आप धमंतरी, देखिए सिंचित क्षेत्र किन क्षेत्रों में मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया नहरों और जलाशयों से होती है। तो नहरें जलाशय कहाँ से, नदी ही एक माध्यम है, एक हो सकता है आप जमीन से बोरिंग करके या ऐसे कोई सुविधा, तो ऐसी सुविधा यहाँ पे इन क्षेत्रों में बहुत कम मिलती है आपको। तो अधिकतर जलाशय और नहरों से ही सिंचाई होती है। तो जिन क्षेत्रों में नदियाँ अधिक हैं उन क्षेत्रों में आपको जाहिर सी बात है सिंचाई की सुविधाएं अधिक मिलेगी। तो सर्वाधिक जो आपको सिंचित क्षेत्र है वो आपका धमतरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि धमतरी जो है वो महानदी यहीं से निकलती है, सीहवा से, ठीक है, श्रृंगी पर्वत से, जैसा कि मैंने बताया कि सीहवा से निकलती है धमंतरी के। तो महानदी यहाँ पे है, इसलिए सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है यहाँ का लगभग धमंतरी है। अधिकतम सिंचित क्षेत्र का मैं नाम बता दे रहा हूँ, धमंतरी एक हो जाता है, ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा धमतरी, ठीक है। जो दूसरा है आपका हो जाएगा जहांगीर चांपा लिख दे रहे हैं,
मतलब जहांगीर चांपा हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर चांपा क्यों? क्योंकि अधिकतर नदियां यहाँ पे आके जहांगीर चांपा में आके महानदी में बहुत सारी छोटी छोटी महानदी की नदियां हैं वो वहाँ पे मिलती है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी आपको सिंचाई की सुविधाएं बहुत अधिक मिल जाती है। तो जहांगीर चांपा हो जाता है, फिर तीसरे नंबर पे रायपुर हो जाता है, फिर दुर्ग हो जाता है, फिर बिलासपुर हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे जो मध्य क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको धमंतरी, जहांगीर चांपा और रायपुर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जहां पे आपको आगे हम बात करें तो न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो न्यूनतम जो सिंचाई है, न्यूनतम की बात कर ले तो न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो आप न्यूनतम देख सकते हैं कि जो दक्षिणी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आपको न्यूनतम सिंचाई की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से आपकी एक ही नदी है, जो दो तीन नदियां हैं जो मुख्य रूप से आपकी क्या है, एक तो आपका सबरी नदी हो जाएगा, एक गोदावरी नदी हो जाता है, एक इंद्रावती नदी है। ठीक है, तो ये 2-3 नदियां हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में ये सिंचाई नहीं कर पाती हैं या यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। और न्यूनतम की हम बात करें तो सबसे न्यूनतम है बस्तर। याद रखिएगा आप, जो बस्तर है वहां पर लगभग 1.5% से कम भी 1.5% से कम सिंचित क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है यहाँ पे, सिंचाई की सुविधाएं ना के बराबर है। मुख्य रूप से ये बस्तर पठारी जो क्षेत्र है वहां पे मानसून पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, यहाँ पे ना के बराबर सिंचित क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आता है आपका, बस्तर के बाद आता है जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर हो जाएगा, फिर दंतेवाड़ा हो जाता है, फिर जसपुर हो जाता है। तो अधिकतर सारे क्षेत्र आपके यहाँ पे होता है, एक जसपुर हो जाता है। तो लगभग आपका जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं आपको कम देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें तो सिंचाई, ये तो हो गई आपकी सिंचाई। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो चावल का उत्पादन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कितना बताया था, 8 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो काफी कम है। तो ऐसे बहुत सारे और फसलें उगाई जाती हैं जो यहाँ पे क्या है, प्रति कुंटल मतलब एकड़ के हिसाब से या भूभाग के हिसाब से औसत जो उत्पादन है बहुत कम मिलता है। उसका बहुत सारे कारण हैं, ये भी जान लेना कि क्यों यहाँ पे जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो क्यों कम है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो कृषि होती है, यहाँ पे सिंचाई सुविधाएं देख सकते हैं बहुत कम क्षेत्रों में, लगभग 28% आप देख रहे हैं कि सिंचाई की सुविधाएं, तो सिंचाई सुविधाओं के अभाव से देखने को मिलता है। और यहाँ पे पुरातन मतलब कहते हैं कि परंपरागत कृषि व्यवस्था है, परंपरागत कृषि व्यवस्था होने के कारण से यहाँ पे कृषि का जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ रहा है। उन्नतशील कृषि बीजों का प्रयोग नहीं हो रहा है, कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और भूमि को लेके जो वहाँ पे भूमि की टेस्टिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे कैसी मृदा है और कैसे उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, या आप अपनी भूमि के बारे में, मृदा के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का अभाव है। और अधिकांश जो बहुत सारी जनसंख्या जो जनजातीय जनसंख्या है, ट्राइबल है यहाँ पे, वो ऐसे ही कोई उन्नतशील कृषि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, जानकारी नहीं है, उन्हें कृषि की समझ उतनी नहीं है कि वो आधुनिक तरीके से या उतने अपने कम क्षेत्र में ही कैसे कृषि को अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन अभी कुछ समय में कृषि का उत्पादन बढ़ा है और वहाँ पे सूचनाएं और लोगों को तक पहुँचाई जा रही हैं, उन लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और आज वहाँ पे उत्पादन की मात्रा पहले की अपेक्षा अभी बढ़ी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया है कि कृषि में वहाँ पे कृषि उत्पादन क्यों कम है। अब और बात करें हम वहाँ की मृदा की बात कर लेते हैं। तो मृदा जो है, मृदा की बात करें तो वहाँ पे मृदा जो है आपको देखने को मिलती है, एक तो कंकड़ीली मृदा देखने को मिलती है, कंकड़ीली, दूसरी पीली और लाल मृदा, मुख्य रूप से पीली और लाल मृदा। ठीक है, पूरे क्षेत्र में आपको पीली और लाल मृदा देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में पूरे क्षेत्रों में। कहीं कहीं पे आपको काली मृदा देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से लेटराइट मृदा ही या लाल या पीली मृदा आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें कृषि जलवायु प्रदेश की, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखें, कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, कितने हैं? 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिसको कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है कितने भागों में है? 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये बीच से ऊपरी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, और तीसरा छत्तीसगढ़ का या बस्तर का पठार। ठीक है, ये दक्षिण भाग हो जाए, बस्तर का पठार। तो ये आपका
कृषि जलवायु प्रदेश हो गया, 3 कृषि जलवायु प्रदेश, इसी के अंतर्गत हम कृषि स्वरूप को पढ़ते हैं इसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम कृषि की इनकी मृदा की बात करें, जो मुख्य रूप से इनकी मृदा को बांटा गया है वो 4 प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। पहला है भाटा, वहां की भाषा है भाटा, इसको हम क्या कहते हैं, लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा कहते हैं, भाटा को लेटराइट मृदा कहते हैं। दूसरा है आपका मटासी, मटासी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैंडिक्लेट, इसको कहते हैं, देखो पहला आपका हो गया भाटा जिसको हम लेटराइट मृदा कहते हैं, दूसरा मटासी है जिसको हम सैंडिलूम कहते हैं, सैंडिलूम कहते हैं, सैंडिलूम, ठीक है, पहला भाटा, दूसरा मटासी जिसको हम सैंडिलूम कहते हैं, तीसरा आपका हो जाएगा डोरसा और चौथा कन्हार। डोरसा, डोरसा को क्या कहते हैं, क्लेलूम, ठीक है, क्ले, अच्छा सॉरी ये सी से क्लेलूम, और फिर क्या होगा, एक कन्हार हो जाएगा, ठीक है, ये मृदा का नाम है, ठीक है, और इसको कन्हार को हम क्ले ही कहते हैं, ठीक है। तो आपका भाटा हो जाएगा जिसको हम लेटेराइट, दूसरा मटारसी जिसको हम सैंडिलूम, तीसरा डोरसा, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेलूम, और आपका हो जाएगा कन्हार जिसको हम क्ले कहते हैं। तो ये आपकी 4 प्रकार की मृदा इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब मुख्य रूप से कृषि पे आ जाते हैं, मुख्य रूप से अब हम कृषि की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कृषि की। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें ली जाती हैं, ठीक है। पहला आपकी खरीफ फसल और दूसरा रबी की फसल, जिसमें से जो महत्वपूर्ण फसल है वो आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। रबी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हम आपको बता देते हैं, खरीफ और दूसरा रबी फसल, ठीक है। खरीफ की फसल की बात करें तो लगभग 77 और ये 23, क्यों महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं कि जो खरीफ फसल है वो लगभग 77% क्षेत्रों में खरीफ की कृषि की जाती है, जबकि रबी की जो फसल है वो लगभग 23% क्षेत्रों में रबी की फसल उगाई जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खरीफ फसल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, खरीफ फसल, ठीक है। तो ये आपकी हुई। अब इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जैसे खरीफ फसल में अब क्या क्या आता है, आपका हो जाएगा अनाज हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा और ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही इसमें भी रबी फसल में भी अनाज, दलहन, तिलहन और चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में इसको फसलों को हम विस्तार से देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम फसलों को विस्तार से देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।